तो सबसे पहली हेडिंग जो आपकी कॉपी में पड़ेगी वो पड़ेगी परावर्तन किसे कहते हैं। बच्चों परावर्तन प्रकाश की एक ऐसी घटना है जिससे रेलवे हमेशा सवाल पूछता है। ठीक है, परावर्तन को पहले मैं समझा देता हूं क्या है। बच्चों जैसे कि मान लीजिए मैंने आपके सामने एक सरफेस दिखाई, ये हमारे पास कोई सरफेस है। बच्चों सरफेस के एक सतह पर मैंने पेंट कर दिया, पेंट को बोलते हैं टलाई पोत दिया, पेंट कर दिया। और ये जो हमने यहां पर परत चढ़ाते बच्चों, इस परत के मटेरियल का नाम भी पूछा जाता है सिल्वर नाइट्रेट, जिसको आप लोग बोलते हैं AgNO3। हमने एक परत ली, उस पर सिल्वर नाइट्रेट की परत चढ़ा दी। बच्चों इसके बाद इस सरफेस के इस सरफेस को कहते क्या है, तो कह देना इस पर ना परावर्तन होने वाला है, इसीलिए इसके ऊपर वाली जो सतह है जिस पर परावर्तन होने वाला है, इस सरफेस को बोला जाता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, क्या बोला जाएगा इसको? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, या फिर आप बोल सकते हैं इसको बोलते हैं परावर्तन सतह। परावर्तन सतह के जो परपेंडिकुलर लाइन खींची जाती है, हमेशा इस बात को ध्यान रखना, इस परपेंडिकुलर लाइन को क्या बोला जाता है? नॉर्मल बोलते हैं, या फिर आप लोग हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको लिख सकते हैं अविलंब बोला जाता है। अब प्रकाश की एक सिंपल सी घटना सुनिए। प्रकाश जब भी कभी किसी परावर्तक सतह पर इंसिडेंट करता है, जैसे कि मान लीजिए ये ऐसे इंसिडेंट हुआ, ओके, तो यहां पर टकराने के बाद यह उसी रास्ते से वापस हो जाता है ना। तो आया जिस रास्ते से, परावर्तन के होने के बाद, टकराने के बाद, मेरे भाई इस बिंदु पर टकराने के बाद उसी रास्ते से क्या हो जाता है? वापस हो जाता है। यह घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा सिर्फ इतनी है, प्रकाश का परावर्तन वह घटना है जिसमें प्रकाश अपना माध्यम नहीं बदलता। यानी अगर प्रकाश हवा में था तो प्रकाश देखो परावर्तन के बाद भी हवा में है। ठीक है, प्रकाश अपना माध्यम नहीं बदलता। ओके, इसीलिए देखो डेफिनेशन क्या लिखी है, प्रकाश की घटना में प्रकाश अपना माध्यम नहीं बदलता, प्रकाश अपना माध्यम नहीं बदलता। बच्चों ये जो आने वाली किरण है, इस आने वाली किरण का नाम क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। इंग्लिश में आप लोग इसको चाहो तो इंसिडेंट रे भी कह सकते हो, इंसिडेंट रे। फिर इसके बाद इससे टकरा कर किरण वापस चली गई, तो बच्चों जो वापस चली जाती है इसको बोला जाता है परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं इसको? परावर्तित किरण। चाहो तो इंग्लिश में आप लिख सकते हो इसको रिफ्लेक्टेड रे। क्या नाम से जाना जाएगा? रिफ्लेक्टेड रे। अब आगे बात सुनो बच्चों, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और आपतित किरण है, ये नॉर्मल के साथ जो कोण बनाती है, देखो नॉर्मल के साथ आपतित किरण नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाएगी जिसको आप आई कहेंगे। परावर्तित किरण नॉर्मल के साथ एक कोण बनाएगी जिसको आप लोग आर कहेंगे। आई और आर। अब प्रश्न ये होता है कि आई क्या है, आर क्या है, इसके बारे में समझा दो। बच्चों ये जो आई होता है, इस आई का नाम होता है आपतन कोण। क्या नाम से जाना जाएगा? आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल। फिर से सुन लीजिए, इंसिडेंट एंगल। ओके सर, ये आर क्या है? चूंकि परावर्तन हुआ है इसलिए आर को बोला जाता है मेरे बच्चों परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। या फिर आप इसको बोल सकते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। अब इसमें एक एंगल और आता है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें होंगी, मैंने कहा ना पहले कॉन्सेप्ट बाद में क्वेश्चन, सारी चीजें होंगी। बच्चों एक एंगल और आता है, उसके बारे में भी सुनिए। ये हमारी इंसिडेंट रे थी। अगर मैं चाहूं तो इस इंसिडेंट रे को थोड़ा सा इस तरह से आगे बढ़ा सकता हूं। तो बच्चों आप जरा गौर से सुनो, इंसिडेंट रे यही तो थी जो आ रही थी। तो इंसिडेंट रे का पहला रास्ता ये था और बाद वाला रास्ता ये है। तो इंसिडेंट रे जितना एंगल मुड़ जाती है, अभी कितना एंगल मुड़ी बताओ, ये कितना एंगल मुड़ी? तो जितना एंगल इंसिडेंट रे मुड़ जाती है बच्चों, बस इसी एंगल को भी एक नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं? डेल्टा। अब आपसे कोई पूछे कि भैया डेल्टा क्या है, बता दो सर जरा, है तो ये जो डेल्टा मैंने डिफाइन किया, डेल्टा का मतलब क्या होता है सर? डेल्टा का मतलब होता है तुम जा रहे थे सीधे, मुड़ गए ऐसे, तो जितना एंगल मुड़ते हो, पहला वाला रास्ता और अंतिम वाला रास्ता कितना मुड़े, उसी एंगल को बोलते हैं डेल्टा। और इस डेल्टा को बोला जाता है मेरे भाई विचलन कोण, या फिर आप इसको बोल सकते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या नाम से जाना जा सकता है? एंगल ऑफ डेविएशन, दोनों नाम इसी के।
अब इस पर कुछ फॉर्मूले वगैरह भी सुन लीजिए भाई साहब, है ना बच्चों। पहला पॉइंट जो बड़े ध्यान से सुनना कायदे के साथ जो मैं बता रहा हूं, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों नोट करके, यहां पर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट इस स्लाइड से पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, नोट करके लिखिएगा, है ना। पहला पॉइंट ये है कि ये जो एंगल आई और एंगल आर सर आपने बताए, मतलब आपतन कोण आई है, आपतन कोण हमारा आई और अपवर्तन कोण आर, ये दोनों बराबर होते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए सर, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है ये क्या है, कितना मान है ना। तो चूंकि आपने कहा आई और आर बराबर है मेरे भाई, आई और आर बराबर है, अगर ये एंगल 30 डिग्री का है तो ये एंगल भी 30 डिग्री का होगा। तो क्या आर नहीं बताया, डेल्टा नहीं बताया जा सकता क्या? तो याद रखना जो एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा होता है, अगर ये निकालना है सर आपको, तो पूरा एंगल जो 180 था है, उस 180 में से आप लोगों को आई और आर को घटाना पड़ेगा बच्चों, तब यहां पर एंगल ऑफ डेविएशन पता चल जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ऑफ डेविएशन जो डेल्टा होगा बच्चों, वो 180 में से आप आई और आर घटा दो, या डायरेक्ट कह दीजिए कि 2i घटा दीजिए, वो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है ना। अब आगे बात सुनो, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, इससे तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पूछा जाता है, 3 चीजें मैं बता रहा हूं। पहली आपतित किरण, दूसरा ये जो बिंदु होता है, इस बिंदु को भी एक नाम देते हैं ये जो बिंदु है ना जहां पर आपतित किरण और परावर्तित किरण मिलती है, इस बिंदु को बोला जाता है बच्चों आपतन बिंदु। क्या नाम से जाना जाएगा इसको सर? इसको बोलते हैं आपतन बिंदु, या फिर आप बोल सकते हैं इंसिडेंट पॉइंट। इसे इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? इंसिडेंट पॉइंट। इंसिडेंट पॉइंट। तो अगला जो नियम है, अगला जो पॉइंट है वो भी सुनिए सर। अगला पॉइंट ये है, 3 चीजें मैं बता रहा हूं, फिर से सुनो। पहला तो आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे, है ना। दूसरा रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण, और इसके बाद इंसिडेंट जो पॉइंट है बच्चों, इंसिडेंट पॉइंट मतलब ये तीसरी चीज इंसिडेंट पॉइंट। ये तीनों एक ही प्लेन पर होते हैं, ये तीनों एक ही प्लेन पर होते हैं, एक ही प्लेन पर होते। ओके, आप चाहो तो इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, ये तीनों एक ही प्लेन पर होते। अच्छा, और आगे सुनो बच्चों, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मैं बता रहा हूं, अब इसको थोड़ा ध्यान सुनो बच्चों। आप देखो जब भी कभी परावर्तन होता है तो परावर्तन में प्रकाश आया, टकरा के वापस चला गया, यही हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। अच्छा, तो प्रकाश ने अपना माध्यम चेंज नहीं किया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रकाश ने अपना माध्यम चेंज नहीं किया। हाँ, तो परावर्तन में माध्यम चेंज नहीं होता, इसी वजह से प्रकाश का जो अपवर्तनांक है, जब भी कभी परावर्तन होगा, चूंकि प्रकाश ने अपना माध्यम चेंज नहीं किया, इसलिए प्रकाश का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक कांस्टेंट। अपवर्तनांक कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो तरंगदैर्घ्य लैम्डा हमारा कांस्टेंट है ना। और बच्चों लेमडा कांस्टेंट होने के साथ साथ एक चीज इसमें और भी कांस्टेंट होती है, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। तो आवृत्ति को हम एन से शो कर दे रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी भी हमारी कैसी रहेगी? कांस्टेंट। तो प्रकाश के परावर्तन वाली घटना में ध्यान रखना, अपवर्तनांक हो गया, वेलोसिटी हो गया, तरंगदैर्घ्य हो गया, आवृत्ति हो गई, ये चारों हमारे कैसे रहते हैं मेरे बच्चों? कांस्टेंट रहते हैं। अच्छा, कोई पूछे वाई क्यों भाई कांस्टेंट रहते हैं? तो कहना परावर्तन में प्रकाश अपना माध्यम नहीं बदलता है। तो जब प्रकाश अपना माध्यम ही नहीं बदलता है बच्चों, तो ये सारी की सारी चीजें हमारी कैसी रहती है? कांस्टेंट रहती है। बाकी जब अभी अपवर्तन पढ़ेंगे जिसमें माध्यम बदलेगा, उसमें बदलेगी। ठीक है, तो परावर्तन के बारे में भाई बताओ, सबको क्लियर हो गई सब कुछ बातें, है ना? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ बात सबको क्लियर हो गई। रजत देखो मैं भी क्लास ले रहा हूं,
क्लास में बीच में मैं इस तरह के कमेंट का रिप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि मेरे सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। आप लोग बताओ यहां तक बातें क्लियर है? जल्दी से सारे बच्चे एक स्लाइड के बाद कमेंट करेंगे कि यहां तक बातें क्लियर है। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड शुरू होता है जिसको आप बोलते हैं अपवर्तनांक। कहना सर मैंने सुना तो था क्या होता है, लेकिन अब आप पढ़ा रहे हो तो बता तो दीजिए अपवर्तनांक होता क्या है। हमें नहीं समझ में आया अपवर्तनांक क्या है, क्या खिचड़ी है, मुझे नहीं समझ में आया अपवर्तनांक क्या है, समझाइए तो अपवर्तनांक होता क्या है, क्या लकड़ी है। बच्चों बस इसी की वजह से अगली जो स्लाइड हमारी शुरू हो जाती है वो होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हिंदी में इसको बोलते हैं अपवर्तनांक। क्या बात है सर, मजा आ गया। अब सुनो अपवर्तनांक की भी कहानी। बच्चों सबसे पहले तो अपवर्तनांक सुनने से पहले मैं आप लोगों को माध्यम के बारे में बताता हूं। जब भी कभी हम प्रकाश वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो प्रकाश वाले चैप्टर में हमारे पास दो माध्यम होते हैं, है ना बच्चों। ध्यान रखना, एक माध्यम होता है जिसको आप बोलते हैं सघन माध्यम, इंग्लिश में आप लोग इसको बोलते हैं डेंस मीडियम। क्या बोला जाता है? डेंस। और दूसरा जो माध्यम होता है बच्चों, उस माध्यम को बोला जाता है विरल माध्यम, और याद रखना इसको इंग्लिश में बोला जाता है रेयर मीडियम। फिर से सुन लीजिए, ऊपर होता है सघन, नीचे होता है रेयर। कैसे पहचानेंगे कौन सरल कौन सघन कौन रेयर? बच्चों इसका सीधा सा आसान डेंसिटी से है। जैसे कि पानी और हवा में पूछा जाए तो बच्चों पानी और हवा में पानी की डेंसिटी ज्यादा है तो पानी सघन माध्यम, हवा विरल माध्यम। लेकिन यही अगर पानी और कांच में पूछा जाता बच्चों तो पानी और कांच में कांच की डेंसिटी ज्यादा होती है तो कांच हमारा सघन माध्यम हो जाएगा और पानी विरल माध्यम हो जाएगा। ठीक है, तो सघन और विरल ना हमेशा किसी के सापेक्ष बताए जाते। जैसे मैं कह दूं मैं अमीर हूं, आधी अधूरी बात है। मैं हो सकता है कि मैं अमीर हूं, हो सकता है मैं आपसे अमीर हूं, लेकिन मैं जो एसडीएम और डीएम वाली पोस्ट पर है, एक मुकेश अंबानी है, उससे तो गरीब हूं ना। समझना बात को। तो सघन और विरल हमेशा किसी के सापेक्ष बताए जाते हैं। आगे बात सुनो बच्चों, जब भी कभी सघन माध्यम आएगा तो हमेशा ध्यान रखना उसका जो अपवर्तनांक है वो आपको ज्यादा मिलेगा, और जब भी कभी विरल माध्यम आएगा बच्चों, विरल माध्यम का अपवर्तनांक हमारा क्या मिलेगा? कम मिलेगा। सबसे पहले आप यही पॉइंट समझो, सघन माध्यम का अपवर्तनांक हमेशा ज्यादा होगा और विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा। ठीक है, अब आगे कहानी सुनो। प्रश्न ये आता है कि भाई क्या है अपवर्तनांक? अब समझाइए अपवर्तनांक क्या है। बच्चों अपवर्तनांक को म्यू से शो करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, है ना। पहले मैं फॉर्मूले को डब्बे में बंद कर दूं कहीं गैप ना हो जाए। बच्चों इसमें दो वर्ड मैंने यूज किए, एक सी और एक वी। अगर आपसे कोई पूछे ये सी क्या है तो बच्चों सी को बोला जाता है निर्वात में प्रकाश की चाल। मैं फिर से बोल रहा हूं, निर्वात में प्रकाश की चाल। ये प्रकाश आपके मोहल्ले वाला नहीं है, ध्यान रखना, ये सूर्य भगवान का है प्रकाश है। और वी क्या है तो कह देना बच्चों, वी को बोला जाता है माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। ओके, तो आप लोगों को पहले यह समझ में आ जाना चाहिए कि अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता क्या है। तो बच्चों अपवर्तनांक के फॉर्मूले में ऊपर सी है, नीचे वी है, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल ऊपर, माध्यम में प्रकाश की चाल नीचे। एक बार मेरे साथ बोल लो, सी बटे वी, है ना। तो अपवर्तनांक सी बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। चूंकि दोनों तरफ चाल है, ऊपर भी चाल नीचे भी चाल, इसीलिए अगर मैं म्यू के बारे में बात करता हूं बच्चों तो अपवर्तनांक की कोई यूनिट नहीं होती। ध्यान रखना इसकी कोई यूनिट नहीं है। और डायमेंशन में भी कोई पूछे तो m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, यानी सब की पावर तुम्हें क्या बताना है? 0 ही बताना है। आधी बात सुनो बच्चों, अपवर्तनांक के बारे में एक कहानी और मैं बताता हूं। अपवर्तनांक के बारे में कोई पूछे राशि कौन सी होती है तो कह देना ये हमारी टेंसर क्वांटिटी होती है, टेंसर। ओके, एक अदिश राशि होती है, एक सदिश राशि होती है। टेंसर राशि भी होती है, बिल्कुल होती है। अभी याद कर लो अपवर्तनांक टेंसर होता है ना। चलो आगे बात करो बच्चों। यहां पर मैंने एक पॉइंट लिखा, निर्वात में प्रकाश की चाल। अब निर्वात में प्रकाश की चाल सी होती क्या है सुनो बच्चों। निर्वात में प्रकाश की चाल जो सी है, वैसे तो इसका मान होता है 3 × 10⁸, लेकिन जब 3 × 10⁸ कहते हो तो इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मजा आ गया। लेकिन कई बार किताबों में
आप लोगों को एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि अगर इसे 3 × 10⁵ लिख देते हैं मेरे दोस्त, तो ये तुम्हारा किलोमीटर पर सेकेंड बन जाता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल मीटर पर सेकेंड में कितनी होती है और किलोमीटर पर सेकेंड में कितनी होती है, दोनों बात आपको याद होनी चाहिए। आगे बात सुनो बच्चों, निर्वात में प्रकाश की चाल का मान दिया किसने था? कोई ऐसा साइंटिस्ट था जिसने ये मान दिया था? कोई है आपकी नजरों में? तो कह देना ये मान देने वाले साइंटिस्ट का नाम था जिसने सन 1676 ईस्वी में, फिर से सुनिए, सन 1676 ईस्वी में सबसे पहले ध्यान रखना प्रकाश की चाल दी थी। और उस साइंटिस्ट का नाम बताइए क्या था? रोमर। रोमर वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सन 1676 ईस्वी में प्रकाश की चाल की वैल्यू दी थी। ठीक, अच्छा आगे सुनो बच्चों, प्रकाश की जो चाल है, पहली बात तो ध्यान रखना प्रकाश हर माध्यम में चलता है, हर माध्यम में चलता है। लेकिन आपको मैं बता दूं, जब भी कभी हम लोग प्रकाश की चाल की बात करते हैं, ध्यान सुनो, तो प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किसमें होती है? तो कह देना सर सबसे ज्यादा तो निर्वात में होती है प्रकाश की चाल। उससे कम किसमें होती है? सर उससे कम गैस में होती है, या फिर आप एयर बोल दीजिए, है ना। उससे कम किसमें होती है? लिक्विड में प्रकाश की चाल उससे कम होती है। और याद रखना जब सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। तो ये जो मैंने सीक्वेंस बताया कि भाई प्रकाश की चाल किसमें कितनी होती है, तो ध्यान रखना प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा वैक्यूम में होती है, उससे कम गैस में होती है ना, और उससे कम बताइए किसमें होती है? लिक्विड में, और सबसे कम हमारी सॉलिड में होती है। यहां तक क्लियर हो गया? आगे आप सुनो बच्चों, इसके बाद ना एक छोटा सा पॉइंट, एक छोटा सा एनालिसिस मैं और बताता हूं। एक बात मुझे बताइए, अगर मैं यहां से v की वैल्यू पूछूं, v क्या है, तो क्या हम लोग यहां से v जो माध्यम में प्रकाश की चाल है उसके फॉर्मूले को c/μ कर सकते हैं? बोलो। मैंने कहा वेरी गुड। c की वैल्यू कितनी है? तो c की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई म्यू। ऐसा कर सकते नहीं कर सकते? बताइए, ऐसा कर सकते नहीं कर सकते? मतलब इसका अर्थ बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है इसका अर्थ यह है इसका कि सर आप कोई माध्यम मुझे बता दो और उस माध्यम का मुझे क्या बता दो? अपवर्तनांक बता दो, है। मैं उसकी वेलोसिटी बता दूंगा, उसमें प्रकाश की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपसे कहा सर, जैसे कि मैंने आपसे कहा, एग्जाम्पल मैंने आपको लिया कि किसी माध्यम का, कोई भी माध्यम ले लो, किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक है सर वो 1.5 है। मैंने कहा किसी माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है, कोई भी माध्यम हो सकता है सर। उस माध्यम में प्रकाश की चाल बता दो जरा सर। तो उस माध्यम में अगर मैं प्रकाश की चाल पूछूं तो कहना कुछ नहीं करना मार साहब, 3 × 10⁸ डिवाइड बाई 1.5 कर दो, है। जैसी आप निकालोगे तो माध्यम में जो प्रकाश की चाल आ जाएगी तो वो हमारी आ जाएगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। खेल खत्म। ओके, समझ रहे हैं? तो किसी भी माध्यम का अगर अपवर्तनांक दिया जाता है तो ध्यान रखना उस माध्यम का अपवर्तनांक दे देने से हम लोग उस माध्यम में प्रकाश की चाल निकालना हो तो 3 × 10⁸ डिवाइड बाई अपवर्तनांक कर दीजिए, खेल खत्म हो जाएगा। यहां से इस बात को समझ लो। ओके, बताइए अब ये वाली स्लाइड बताइए, ये वाली स्लाइड सबको क्लियर हो गई? अब आगे बात सुनो बच्चों, इसका मतलब यह है कि अगर सर आपको माध्यम में प्रकाश की चाल पता करनी है तो हमें अपवर्तनांक पता होना जरूरी है। मैंने कहा बिल्कुल जरूरी है, अपवर्तनांक नहीं पता होगा तो कैसे काम चलेगा। तो कहा ठीक है भैया, अपवर्तनांक याद कर लेते हैं ना। हाँ, रेलवे के एग्जामों में अपवर्तनांक बहुत पूछा जाता है, चलो याद करते। अब हम लोग अलग अलग माध्यम का अपवर्तनांक याद करेंगे कि किस माध्यम का अपवर्तनांक कितना होता है। यह भी एग्जामों में बहुत आता है, याद है। इनमें से कुछ याद होते हैं लेकिन ये सारे भी अभी एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा अभी। बच्चों सबसे पहले वैक्यूम, ध्यान रखना निर्वात के लिए अगर अपवर्तनांक म्यू की वैल्यू पूछी जाए तो आपको 1 बताना है ना। लेकिन हवा, चूंकि हवा एक माध्यम है और हवा का अपवर्तनांक 1.0008 बताना है। कहीं कहीं 0003 भी मिलेगा, उतने में मत जाना। तो हवा और निर्वात दोनों में अपवर्तनांक लगभग बराबर है, लेकिन मानी बात है निर्वात में ज्यादा है और सॉरी कम है और हवा में थोड़ा सा ज्यादा 0.008। ओके, अच्छा आइए जल। बच्चों पानी का अपवर्तनांक बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखना 4/3 आपको याद करना है, या फिर आप लोग इसको 1.33 भी कह सकते हैं, है ना। अरे बच्चों कांच,
कांच का अपवर्तनांक इससे थोड़ा और ज्यादा होता है, 3/2 होता है, या फिर आप इसे 1.5 भी कह सकते हैं, है ना बच्चों। हीरा 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 बेटा सुना होगा आपने, तो हीरा का जो अपवर्तनांक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से वो 2.42 होता है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे भाई बहुत पूछा जाता है, थोड़ा नहीं बहुत आता है। ओके आ जाइए, फिर इसके बाद आइए थोड़ा एक बार देखो, ईमानदारी के साथ पढ़ा रहा हूं, एक बार पहले सेशन को शेयर कर दो फटाफट, जल्दी से सेशन को शेयर कर दो, क्योंकि बर्फ, अल्कोहल, केरोसिन तेल, बेंजीन, रॉक सॉल्ट, इसको याद करने की बढ़िया सी तरकीब आपको बताने वाला हूं बच्चों। सबसे पहले बर्फ के बारे में सुनो। अच्छा एक बात बताओ, बर्फ की जो डेंसिटी होती है वो पानी से कम होती है ना, 900 होती है। अच्छा पानी का है 1.33, ओके 1.33, तो बर्फ का कितना हो जाएगा हमारे साहब, तो अपवर्तनांक थोड़ा कम हो जाएगा। तो याद रखना जब बर्फ का पूछा जाए तो 1.33 नहीं 1.31 बताइए, और अल्कोहल का अपवर्तनांक पूछा जाए तो 1.33 नहीं 1.36 बताइए। ओके दो चीजें पहले याद कर लो, तो बर्फ का कितना है 1.31, अल्कोहल का कितना है 1.36 से। मैंने कहा बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। अब आगे से बात सुनो। फिर इसके बाद कैरोसिन, जिसको मिट्टी का तेल कहते हैं बच्चों, मिट्टी के तेल का अपवर्तनांक ध्यान रखना 1.44 होता है। अगर मैं तेल की बात करता हूं, इसमें एनसीईआरटी का डेटा है और आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, दिखाता हूं अभी। तेल का पूछा जाए तो तेल का ध्यान रखना 1.47 होता है, और बेंजीन की बच्चों बात करते हैं तो बेंजीन में लिक्विड फॉर्म में होता है 1.5 होता है, देख लो 1.5 होता है। अच्छा आगे बात सुनो, है ना, आगे बात सुनो बच्चों। इसके बाद रॉक सॉल्ट ध्यान रखना, जिसको आप सेंधा नमक कहते हैं, सेंधा नमक बोलते हैं ना, सेंधा नमक चूंकि सॉलिड में आ जाता है और इसका अपवर्तनांक 1.54 होता है। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको सारे के सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद होने चाहिए। पहले एएलपी का एग्जाम होगा भैया, बाद में डुड्डी का होगा, है ना। चलो अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद हो जाए, हाँ सर मार साहब याद हो जाए। अब इसकी खूबी देखिए, एक मैं एनालिसिस बताता हूं। जैसे कि मैंने आपसे ये कहा, ध्यान सुना, जैसे मैंने कहा सर आप लोग को अपवर्तनांक याद हो जाए तो क्या स्पीड बताई जा सकती है माध्यम में? मैंने कहा बिल्कुल, पूछिए किस में क्या पूछना चाह रहा हो। अच्छा सर अल्कोहल में जरा स्पीड बता दीजिए, प्रकाश की कितनी होनी चाहिए? मैंने कहा लो, अभी लो, तुरंत लो। अल्कोहल में प्रकाश की स्पीड हो जाएगी 3 × 10⁸ डिवाइड बाई 1.36 आधे मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशन तो देखो भैया आपको करनी पड़ेगी, हालांकि इतना कैलकुलेशन देने पर एग्जैक्ट आइडिया नहीं है तो कोई बात, बर्फ ठोस में आता है लेकिन बर्फ की डेंसिटी पानी से कम होती है। पानी डेंसिटी 1000 और बर्फ की 900, ठीक है। चलो आ रही सर, अगर हम लोग केरोसिन में पूछा जाए कि बताओ जरा केरोसिन में स्पीड कितनी होनी चाहिए प्रकाश की, तो ध्यान रखना केरोसिन में निकालना है तो कुछ नहीं कीजिए सर, 3 × 10⁸ ऊपर रखिए, केरोसिन का अपवर्तनांक नीचे रख दीजिए। ये लो सर, केरोसिन में भी प्रकाश की स्पीड पता चल रही। क्या पूछना चाह रहे हो सर, क्या पूछोगे आप हमसे बताओ। अच्छा आप हीरे में हैं, हीरे में प्रकाश की स्पीड जानना चाह रहे हैं, तो हीरा में प्रकाश की स्पीड हो जाएगी सर 3 × 10⁸ ऊपर रख दीजिए और हीरे का अपवर्तनांक यानी 2.42 नीचे रख दीजिए। ये हमारी हीरे में प्रकाश की स्पीड आ रही। तो अलग अलग माध्यम में आप बताओ स्पीड, लाइट की स्पीड निकालना, लाइट की स्पीड निकालना, सीट गए कि नहीं सीट है बताओ फटाफट। ओके अब जब इसके एनालिटिकल सवाल आते हैं तो मुझे कुछ और बढ़िया एनालिसिस आपको देनी पड़ेगी, है ना। आजकल वाले सवाल बहुत आते हैं, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक बताओ, है 2 के सापेक्ष 1 का बताओ, पानी के सापेक्ष कांच का बताओ, कांच के सापेक्ष पानी, ऐसे सवाल बहुत आते हैं। अब आगे बात सुनो बच्चों, एनालिसिस में मैं पहले 2-4 पॉइंट आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूं, ध्यान सुनना चाहिए एक साथ बच्चों। अब थोड़ा बढ़िया चीज है, बताता हूं, ध्यान से सुनो। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो अपवर्तनांक होता है हमेशा म्यू से शो करते हैं, लेकिन एक्चुअल बात में अपवर्तनांक को अकेले म्यू से नहीं शो करते। अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा किसी ना किसी के सापेक्ष होता है, और मैंने देखिए यहां पर लिखा है 1μ2। क्या लिखा है? 1μ2। फिर से सुनो 1μ2। बच्चों जो चीज पहले लिखी जाती है तो उसको इसको कहते क्या है ये आप लोगों को समझना जरूरी है। और हिंदी मीडियम वाले हिंदी में 2-4 बार बोलेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश बोलेंगे 2-4 बार, है ना। बच्चों 1μ2 को बोला जाता है माध्यम 1 के सापेक्ष, ध्यान से सुनो, माध्यम 1 के सापेक्ष, माध्यम 1 के सापेक्ष
माध्यम 2 का अपवर्तनांक, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, इसको ऐसा बोलते हैं। जो चीज पहले लिखी हो बच्चों उसको के सापेक्ष, और जो चीज बाद में लिखी हो उसका अपवर्तनांक। माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको रहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। क्लियर है? बोलना सब लोग पहले सीख लो, नहीं सीखोगे इस तरह के सवाल रेलवे ने बहुत पूछा और सारे लोग इसी में धाराशायी हुए, है ना। माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक। लेकिन इसका फॉर्मूला बनता क्या है? तो जब 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक बोलते हैं तो जिसका अपवर्तनांक है यानी 2 का अपवर्तनांक है वो चीज ऊपर होती है और 1 हमारा कहां होगा? नीचे, है ना। तो 1 μ2 अगर लिखना भी हो आपको तो 1 μ2 8 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक सर μ2 बटे μ1 होता है, μ2 बटे μ1 होता है। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर हो रही। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मैं कह दूं कि सर इसको जरा खोल के दिखाइए। मैंने पहले यहां पर लिख दिया वाटर या पानी है, और यहां पर क्या लिख दिया सर? यहां पर लिख दिया मैंने कांच। बताइए जरा आप लोग कमेंट सेक्शन बताइए इसको क्या पढ़ोगे। हिंदी वाले हिंदी में बोलो, इंग्लिश वाले इंग्लिश बोलो। अगर लिखा है पानी म्यू कांच, बताइए हिंदी में बताइए क्या पढ़ेंगे, इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे। तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। बोल के बताइए कमेंट सेक्शन में, सब लोग बोल के बताओ इसको क्या पढ़ोगे। और सारे बच्चे पहले एक बार सेशन को शेयर कर दो ताकि संख्या जल्दी से 300 प्लस हो जाए फटाक से। अभी मैं क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा, मैंने कहा ना 40 मिनट 45 मिनट में आपको क्लास लूंगा, उसके बाद क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। ओके, तो क्या बोला जाएगा इसको? सर इसको बोला जाएगा पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, आ जाइए सर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो कह देना ऊपर हमारा कांच हो जाएगा सर और नीचे हमारा बताइए क्या हो जाएगा सर? पानी हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को मेरे भाई खोलना आना चाहिए, अगर नहीं खोलना जानोगे तो इसके सवाल सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, आगे बात सुनो। अब इस बार एक छोटा सा क्वेश्चन लो। मैंने जैसे भी आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखा, एग्जाम्पल नंबर 01। मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिया कि मार साहब एक काम करो जल्दी से, आपके सामने 1 μ2 लिखा है इनटू, फिर लिखा हुआ है 2 μ3 लिखा हुआ है इनटू, फिर लिखा है 3 μ4 लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक, इसको आपको क्या करना है? इसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व इट। चलिए इसका छोटा वर्जन मुझे बताइए कि इसको छोटे से छोटे वर्जन में क्या लिखा जा सकता है। पहला ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं बच्चों, μ4 बटे μ1। दूसरा ऑप्शन मैं दे रहा हूं आप लोगों को μ1 बटे μ4। समझना बात रो। अगला ऑप्शन मैं दे रहा हूं बच्चों μ4 बटे μ3, और अगला ऑप्शन मैं दे रहा हूं आप लोगों को μ3 बटे μ4। बताइए इनमें से कौन सा उत्तर हमारा सही होना चाहिए? खोलना तो पड़ेगा भैया, है ना। चलो तो क्या कहेंगे सर? खोल दीजिए ना, क्या दिक्कत है? खोलिए 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 जल्दी। तो 1 μ2 क्या हो जाएगा? तो कह देना ये हो जाएगा सर μ2 बटे μ1। 2 μ3 क्या हो जाएगा? μ3 बटे μ2। μ3 बटे 3 μ4 क्या हो जाएगा? μ4 बटे μ3, है ना। तो आप बताओ जल्दी से कौन सी चीज कैंसिल हो रही है? काट दो, पीट दो। तो आंसर क्या हो जाएगा? μ4 ऊपर, μ1 नीचे। ऑप्शन नंबर ए, खेल खत्म। ऑप्शन नंबर ए। तो समझे ना। तो इस तरह से एप्लीकेशन क्लास में मतलब इस तरह के क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आएंगे तो उसको ट्राई करना रहेगा ना। चलो आगे बात शुरू। अब इसका थोड़ा और एनालिसिस समझो, है ना। अब बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैं आपके सामने करने वाला हूं। इंपॉर्टेंट डिस्कशन, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन। सुनो बच्चों, ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना, इन्हीं फॉर्मूले पर आधारित कुछ क्वेश्चन, कुछ कॉन्सेप्ट और बनाए जाते हैं। पहले मैं आपको 2 फॉर्मूले बताता हूं बच्चों, याद करो। माध्यम में प्रकाश की चाल मैंने आपको बताया C/μ। एक तो मैंने ये वाला फॉर्मूला बताया, माध्यम में प्रकाश की चाल। और माध्यम में चाल निकालने का फॉर्मूला V बराबर n इंटू लेमडा भी होता है। V बराबर n इंटू लेमडा भी होता है। बताइए ये दोनों फॉर्मूले आप सब लोगों को पता है नहीं पता, है ना बच्चों? इन्हीं दोनों फॉर्मूले की मदद से मैं क्या निष्कर्ष निकालता हूं?
मैं ये निष्कर्ष निकालता हूं कि सर जो वेलोसिटी होती है वो एक तो लैम्डा के समानुपाती होती है, और बच्चों जो भी प्रकाश की वेलोसिटी होती है वो अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, पिछली बार इस पर भर भर के सवाल पूछे गए थे, एक दो नहीं भर भर के। मैं फिर से बता रहा हूं, इसको रिपीट कीजिए कि चाल लैम्डा के समानुपाती लेकिन अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती। इससे एकदम क्लियर है कि जिसका अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा वहां पर प्रकाश की वेलोसिटी उतनी कम होगी, अपवर्तनांक जितना कम होगा बच्चों प्रकाश की वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी। समझे? सर इसको 1-2 वाला फॉर्मूला भी दे दीजिए। ठीक, तो 1-2 वाला फॉर्मूला देना है तो क्या हो जाएगा बच्चों, v1/v2, और इधर बच्चों हो जाएगा λ1/λ2, और यहां पर क्या हो जाएगा सर, यहां उल्टा करना पड़ेगा μ2/μ1। कई सारे सवाल, कई सारे क्वेश्चन हमारे इस वाले फॉर्मूले से भी सॉल्व होंगे। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, रटना नहीं है, समझना है। रटना बिल्कुल नहीं है, समझना है कि कैसे यह फॉर्मूला बनाया गया है। बताइए, बात सबको क्लियर हो रही? फटाफट बताओ जल्दी से। एक बार थोड़ा सेशन को और भी शेयर कर दो। ये वाली स्लाइड सब लोग कमेंट करके बता दो, ये वाली स्लाइड में आपको चीजें समझ में आ गई? जल्दी बताइए, ये वाली स्लाइड में सारी चीजें समझ में आ रही, कोई डाउट तो नहीं है? ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसमें बहुत सारे सवाल आते हैं, मैंने शुरुआत में जो सवाल दिखाए थे ना वो सब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन थे, इस वाले फॉर्मूले पर बेस्ड, इसलिए इसको हल्के मत लीजिए। ठीक है, अब आज के लेक्चर में मैंने कहा ना, मैं आपको पूरा टॉपिक ना पढ़ाकर मैं आप लोगों को चीजें ऐसी बता रहा हूं जिससे कि आपके एग्जाम में टॉपिक हरा फंस जाए। अब अगली हेडिंग आपके सवाल में पड़ेगी अपवर्तन रिफ्रैक्शन। इसको भी ध्यान सुनो बच्चों। अपवर्तन का मतलब ये होता है कि जब प्रकाश अपना माध्यम बदल दे, है ना। जैसे कि इस बात को समझाने के लिए मैं आपके सामने दो डायग्राम लेके आया हूं, पहला ये, दूसरा ये। बच्चों पहले क्या किया, मैंने नीचे विरल माध्यम लिया, ओके, और ऊपर जो मैंने माध्यम लिया वो हमने कौन सा माध्यम लिया, सघन माध्यम लिया। आप सबको पता है कि ये हमारा क्या होता है, तो कह देना ये हमारा नॉर्मल होता है, इसको बोलते हैं अभिलंब। तो जब भी कभी कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम जाती है, मैं फिर से कह रहा हूं, विरल से कहां जाती है, सघन, विरल से सघन, विरल सघन। तो विरल से जब वो सघन जाती है ना, तो जाना तो चाहिए तो उसको सीधे, लेकिन सीधे न जाकर अवलंब के कहां चली जाती है, तो कह देना अवलंब के पास चली जाती है। ओके, तो जब भी कभी कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से कहां की ओर जाएगी, सघन माध्यम की ओर जाएगी, तो अवलंब के कहां मुड़ जाती है, तो कह देना अवलंब के पास आ जाती है। सर इसको जाना कैसे था, बोलो। सर इसको जाना था एकदम सीधे ऐसे, लेकिन ये अवलंब के कहां आ गई, सर ये अवलंब के पास चली गई, पास चली। अब इसमें क्या क्या एंगल बनते हैं, इसको भी सुनते हैं बच्चों। नॉर्मल के साथ, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये हमारी इंसिडेंट रे है, आपतित किरण। ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, अपवर्तित किरण। इसको अपवर्तित किरण बोलते हैं, परावर्तित नहीं, अपवर्तित किरण, आपतित किरण। तो आपतित किरण नॉर्मल के साथ जो कोण बनाएगा उसे आई कहेंगे, आपतन कोण। अपवर्तित किरण नॉर्मल के साथ जो कोण बनाएगा उसको आर कहेंगे, अपवर्तन कोण। ठीक है, मैं आई और आर लिख भी देता हूं कि आई और आर क्या होते हैं, पहले मैं आई और आर लिख देता हूं, ध्यान रखना। आई और आर हमारा नॉर्मल के साथ है, तो आई क्या होता है, तो कह देना इस आई को बोला जाता है सर आपतन कोण। उसी तरह से आई हमारा आपतन कोण ही है, इंसिडेंट एंगल। लेकिन आर क्या है, इस बार आर को परावर्तन कोण नहीं कहेंगे, इस बार आर को बोला जाएगा अपवर्तन कोण, क्योंकि मेरे भाई यहां पर जो घटना घटित हुई वो हमारी अपवर्तन की ही तो घटना घटित हुई है? अच्छा सर इसमें एक एंगल और बनेगा, मैंने कहा बिल्कुल बनेगा, पहचान पा रहे हो। तो जाना था इसको सीधे, मुड़ गया ऐसे, तो ये जितना मुड़ा है मेरे भाई, ये जितना मुड़ा है इसको बोलते हैं डेविएशन एंगल डेल्टा। ठीक है, तो ये जो एंगल डेल्टा बना है बच्चों, इस डेल्टा एंगल को क्या नाम से जाना जाता है, इस डेल्टा एंगल को बोला जाता है डेविएशन एंगल, यानी विचलन कोण। पूछा जाए तो इसका मान बता दो सर, है ना। तो कह देना ये एंगल आई है, तो ये पूरा एंगल आई होगा, है ना। तो आई में से आर घटा दो, तो जब आई में से आर घटा देंगे बच्चों तो ये हमारा विचलन कोण बन जाएगा। तो विचलन कोण डेल्टा निकालने का मतलब, किसमें डेल्टा निकालना है, किसमें विचलन कोण निकालना है,
तो कह देना ये विचलन कोण बच्चों निकालना है अपवर्तन की घटना में, है ना, वो हमारा I माइनस आर होता है। ठीक, तो फाइनली ये निष्कर्ष निकला है कि जब भी कभी कोई प्रकाशीय किरण विरल से सघन जाती है, विरल से सघन जाती है तो अविलंब के पास आ जाती है। बच्चों अविलंब के पास का मतलब होता है टुवार्ड्स द नॉर्मल, टुवार्ड्स द नॉर्मल। ओके, चलो आ रही है बच्चों, इसका उल्टा कर लेते हैं। मान लीजिए अब हमारी प्रकाश की किरण कहां से कहां जा रही है। अब मान लेते हैं कि हमारी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से कहां जा रही है बच्चों, विरल माध्यम जा रही है। ठीक सर, करते। अगर प्रकाश की किरण हमारी सघन से विरल जा रही है तो ये देखो, ये हमारी प्रकाश की किरण हो गई सघन से कहां जा रही है, विरल। तो जाना तो चाहिए था इसको, जाना कैसे चाहिए था सर, जाना चाहिए था इसको एकदम सीधे, लेकिन सीधे नहीं जाएगी, सीधे नहीं जाएगी। तो जब सघन से विरल जाती है तो बच्चों ये अविलंब से दूर हट जाती है, ऐसे अविलंब से दूर हट जाती है। ओके, तो उसी तरह से ये कौन सी किरण हो जाएगी, इंसिडेंट रे। ये कौन सी किरण हो जाएगी, अपवर्तित किरण। आप चाहो तो इसको इंग्लिश में रिफ्लेक्टेड रे, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। तो सर जाना चाहिए था एकदम सीधे, लेकिन गई ऐसे। तो ये जो एंगल बनेगा सर, ये एंगल आई हो जाएगा आपतन कोण। ये पूरा एंगल हमारा आर हो जाएगा अपवर्तन कोण, है ना, आई और आर। और इसके बाद मैं आपको बता दूं, ये क्योंकि पहला वाला रास्ता था, इस पहले वाले रास्ते से यहां जो कोण बनेगा वो हमारा विचलन कोण हो जाएगा डेल्टा। सवाल ये डेल्टा कैसे निकाले, तो कह रहे ये एंगल आई है तो 101% हमारा ये वाला एंगल आई होगा। तो आर में से आई घटा दो तो बच्चों यहां पर जो विचलन कोण आता है वो आर माइनस आई आ जाता है। कितना आ जाता है, आर माइनस आई आ जाता है ना। दूसरी बात बच्चों, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल जाएगी तो देखो सघन से विरल जा रही है तो जाना था सीधे, मुड़ रही ऐसे, है ना। तो मुड़ रही ऐसे तो इसको बोला जाएगा अविलंब से दूर। क्या बोला जाएगा, अविलंब से दूर। अविलंब से दूर का मतलब हो गया, अविलंब से दूर का मतलब क्या हो गया कि वो था टुवार्ड्स द नॉर्मल, इसे बोला जाएगा बैक साइड द नॉर्मल, टुवार्ड्स द नॉर्मल है, अविलंब से दूर। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट ये निकला मेरे भाई, फाइनल रिजल्ट ये निकला, है ना, ध्यान सुनो। फाइनल रिजल्ट ये निकला, ध्यान सुनो, कि जब हम लोग परावर्तन पढ़ते हैं, तो परावर्तन में एंगल आई और एंगल आर बराबर होते हैं। ठीक है, परावर्तन में जो विचलन कोण होता है वो 180 माइनस 2i होता है, 180 माइनस 2i होता है। ठीक, ध्यान सुनना, आगे बात सुनो। लेकिन जब यही चीज हमने क्या पढ़ी, अपवर्तन पढ़ी, तो अपवर्तन कोण में ध्यान रखना आई और आर बराबर नहीं होते। बताओ क्या इसमें आई और आर बराबर हैं, नहीं है। कुछ भी बड़ा हो सकता है, इसमें हमारा आई बड़ा था तो इसमें आर बड़ा है ना। दूसरा विचलन कोण क्या होगा, तो विचलन कोण आपको निकालना है तो आई में से आर घटाओ चाहे आर में से आई घटाओ, बस बीच में मॉड लगा दो। मॉड का मतलब है कि आई में से आर घटाइए चाहे आर में से आई घटाइए, प्लस ले रहा है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, बीच में ऐसे अंतर कर दीजिए। अंतर का मतलब ही होता है कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ आई में से आर को घटाना है या आर में से आई को घटाना है। ठीक है, जल्दी बताइए, बात सबको क्लियर हो गई, यहां तक क्लियर हो गया। अब मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। हाँ बच्चों, जब आपने परावर्तन पढ़ा तो परावर्तन में वेलोसिटी, लेमडा, आवृत्ति है, अपवर्तनांक, ये सब हमारे कांस्टेंट थे ना, कांस्टेंट। लेकिन हमने अपवर्तन पढ़ा और अपवर्तन की परिभाषा क्या होती है कि प्रकाश माध्यम बदलता है। तो बच्चों जब प्रकाश माध्यम बदल रहा है तो चीजें बदलेगी ना। तो अपवर्तन में ध्यान रखना, प्रकाश की जो वेलोसिटी है वो बदल जाती है, प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य है वो बदल जाती है, प्रकाश का जो अपवर्तनांक है सर वो भी बदल जाता है। लेकिन जो आवृत्ति है बच्चों, अपवर्तन की कंडीशन में आवृत्ति अभी भी कांस्टेंट रहती है। तो आप ये याद कर लो बच्चों, आवृत्ति चाहे परावर्तन हो चाहे अपवर्तन हो, दोनों कंडीशन में कांस्टेंट रहती है। हाँ, जबकि वेलोसिटी, लेमडा, म्यू अपवर्तन में बदलते हैं और परावर्तन में कांस्टेंट रहते हैं।
बताइए, ठीक है, जल्दी बताओ। इस बात को सब लोग जल्दी से क्लियर कर लो। यहां तक बात सबको क्लियर हो रही है ना? इस बात को जल्दी से क्लियर कर लीजिए। यहां तक क्लियर हो गया सबको? बोलो। अब अपवर्तन पढ़ा तो स्नेल का नियम नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा है? स्नेल का नियम तो पढ़ना, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट है। बिना स्नेल के नियम के अपवर्तन कैसे पढ़ लोगे भाई साहब? जब आप परिवर्तन पढ़ा रहे थे तो आई और आर बराबर थे, लेकिन जब आप अपवर्तन पढ़ रहे हो तो आई और आर बराबर नहीं है, तो उनके बीच संबंध होगा। तो संबंध बताइए, क्या संबंध है ना? अब सुनो ध्यान से बच्चों, स्नेल का नियम क्या कहता है, ध्यान से समझना बहुत कायदे के साथ। इसको अप्लाई करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेलवे में इसी पे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपके सामने बोल दिया कि ये क्या है सर, तो कह दिया मैंने आपके सामने ये हमारा मीडियम 1 है, ये हमारा मीडियम 2 है, और मैं ऐसा बोल देता हूं कि मीडियम 1 हमारा विरल माध्यम है और मीडियम 2 हमारा कैसा माध्यम है? सघन माध्यम है। तो अगर विरल से सघन कोई लाइट जा रही है तो अवलंब के कहां आएगी? पास आएगी, ऐसे तो होगा। यहां पर हमारा आपतन कोण नॉर्मल के साथ आपतन कोण आई, यहां पर नॉर्मल के साथ अपवर्तन कोण आर। ओके, आगे बात सुनो। विरल माध्यम का अपवर्तनांक हमने μ1 कह दिया, सघन माध्यम का अपवर्तनांक हमने μ2 कह दिया, ठीक है। अब स्नेल का नियम समझो क्या होता है। स्नेल का नियम ये कहता है फ्रीक्वेंसी क्यों चेंज नहीं होती? सत्यम, इसलिए फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो डिपेंड करती है वो सोर्स पे डिपेंड करती है। सोर्स का मतलब कहां से वेव आ रही है। जैसे कि मैं जो बोल रहा हूं, है ना, मैं बोल रहा हूं, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, वो आवृत्ति है, वो हर माध्यम में सेम होगी। जब तक मैं बोलने की जो स्पीड है वो कम ज्यादा नहीं करूंगा, है, तो सोर्स पे डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी। तो सोर्स तो लिया ही नहीं दिया, सूर्य लिया ही नहीं दिया पिक्चर में, नहीं समझे बात को, है ना? चलो आगे। तो अब स्नेल का नियम ये कहता है कि अगर सर माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रहे हो, तो माध्यम 1 से जा रहे हो 2 में, तो पहले 1 का अपवर्तनांक बच्चों, 1 के अपवर्तनांक के बाद आप यहां लगाएंगे साइन आई, मतलब साइन आई एंगल में साइन लगाना है। और बच्चों यहां पर देखो 2 का अपवर्तनांक μ2, ओके, और μ2 लगाने के बाद यहां पर बताइए क्या लगाना है? साइन आर। यही वाला नियम आप लोगों को स्नेल के नियम में लगाना है। कई सारे लोग साइन आई बटे साइन आर याद कर लेते हैं मेरे भाई, उससे सारे सवाल गलत होते हैं। बच्चों कई सारे लोग जब साइन आई बटे साइन आर याद करते हैं तो उसका कहने का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैं तुमसे यहां पूछूं कि भाई बताओ जरा साइन आई बटे साइन आर क्या है ना, तो आप यहां पे कहोगे साइन आई बटे साइन आर μ2 बटे μ1 है, ओके। और μ2 बटे μ1 को अगर लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं? 1 μ2, क्या लिख सकते हैं? 1 μ2। तो इतने बड़े फॉर्मूले को याद करना अच्छा नहीं है, अच्छा रही है। आप तो इसको याद करो कि 1 से जब 2 में जा रहे हैं तो μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर। याद बस आपको समझना यह है कि एंगल आई और आर नॉर्मल से लिया जाना चाहिए। अगर नॉर्मल से तुमने नहीं लिया तो मेरे भाई तुम सवाल को गलत कर दो, तो फिर मत कहना मुझसे, ठीक है। माध्यम पे डिपेंड ही नहीं करता ना फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है सोर्स पर, है ना। चलो अरे अब इस पर 1-2 जब तक सवाल नहीं सॉल्व करोगे तब तक आप लोगों की बुद्धि हरी नहीं होगी, है ना। जैसे भी आप ये वाले सवाल को देखो, बहुत बढ़िया सवाल एनसीईआरटी से मैंने उठाई, ये एक एग्जाम्पल है। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, वो एक अलग बात है। लिखा है चित्र में प्रकाश की किरण माध्यम ए से माध्यम बी में जा रही है ना। प्रकाश की किरण कहां से कहां जा रही है? माध्यम ए से चलना शुरू की और माध्यम बी में जा रही है, ठीक है। तो बोला क्या जा रहा है? ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक क्या लिखा है? माध्यम ए के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष होता है वो नीचे होता है, बी का अपवर्तनांक, ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक, ये वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, ठीक। एंगल देख लो भाई, कौन कौन से एंगल दिए गए। पहले आप में से सारे बच्चे मुझे ये बताएंगे कि ए और बी में से कौन सा माध्यम सघन माध्यम है, कौन सा माध्यम विरल माध्यम है। अगर तुमने मुझसे सचमुच पढ़ा है ना, और ईमानदारी के साथ जो है पढ़ा है, तो पहले आप मुझे ये बताओ कि ये बताइए कि माध्यम ए और माध्यम बी में से कौन सघन है कौन विरल है। सबसे पहले ये बताओ, पूरी कहानी बाद में,
है ना। और थोड़ा एक बार सेशन को शेयर भी कर दो यार, इतना बढ़िया तरीके से मैं आपको पूरा कंटेंट दे रहा हूं। मैंने वादा कर लिया, आप भी अपने आप से वादा कर लो। और जितने भी बच्चे इस सीरीज को ज्वाइन करने वाले हैं, मैं फिर से बता दूं, वो लोग रेलवे में साइंस में पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे। और जितने लोग नहीं अभी ज्वाइन किए यूट्यूब की इस फ्री क्लास को, उनकी सबसे बड़ी गलती होने वाली है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बच्चों मैंने आपसे कहा कि ए और बी में से कौन सघन है कौन विरल है, तो आप सीधा सीधा कहना कि सर ये एंगल 60 है तो ये 30 है, ये 30 है तो ये 60 है, ये एंगल ज्यादा है ये एंगल कम है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये अवलंब के कहां आ रहा है, सर ये एंगल ज्यादा अवलंब के पास आ रहा है। तो अवलंब के पास तब आता है जब ए हमारा कैसा माध्यम होगा, विरल माध्यम होगा, और बी हमारा कैसा होगा, सघन माध्यम होगा, ठीक है। अवलंब के कहां आ रहा है, पास आ रहा है। आप देखो ये 60 है और ये 60 है, ये 45 है, तो इसका मतलब ये है कि ये नॉर्मल के कहीं ना कहीं पास आ रहा है सर। ओके, अब आगे बात सुनो बच्चों, इसका नॉर्मल के पास आ रहा है तो ए विरल बी सघन। अब सवाल को लगाना कैसे बच्चों, आप लोगों को लगाना है कि ए से चल रहा है तो ए का अपवर्तनांक इनटू, याद करो मैंने कहा था साइन जो लिया जाता है वो हमेशा उस एंगल के लिया जाता है जो नॉर्मल के साथ बनाया जाता है, बोला था। तो बच्चों सवाल में आपको सिर्फ 30 दिया था, लेकिन मुझे तो पता ही वाला एंगल 60 हो रहा, तो आप लोगों को साइन 30 लोड होती, साइन 60 लोड है, तो कहना मार साहब साइन 60 ले ले, 60 ही तो नॉर्मल के साथ बनाए गए एंगल है। जब बी पर पहुंच जाएंगे तो बी का अपवर्तनांक, और बी नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो यहां पर साइन 45। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, साइन 45 1/√2, मैंने कहा वेरी गुड। साइन 60 √3/2, ठीक है। अब इसको हम और जरा वैल्यू को देखें तो ए ये √3/2 और यहां पर बी और यहां पर हो जाएगा 1/√2। वैल्यू जो आपसे पूछी जा रही थी वो b/a पूछा जा रहा था, ठीक। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर b/a बताओ सर, b का अपवर्तनांक बटे a का अपवर्तनांक बताना है सर, b ऊपर a नीचे, है ना। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो √3 के साथ √2 का मल्टीप्लाई बटे 2 आ जाएगा। आप चाहो तो 2 को √2 से कैंसिल भी कर सकते हो, तो आंसर √3/√2 आ जाएगा, खेल खत्म। ठीक है, ओके। तो आज के टॉपिक में जो मुझे आपको थ्योरी देनी थी वो थ्योरी एकदम समझ में आ गई। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जो हमारे रेलवे में प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। अच्छा, शुरुआत में मैंने आपको कुछ रेलवे के क्वेश्चन दिखाए थे, है ना। ये जो क्वेश्चन दिखाए हैं ये अभी आने वाले हैं, ये अभी आने वाले हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये वाला सवाल मैंने आपको दिखाया, दिखाई दे रहा है थोड़ा बहुत सवाल, ये वाला दिखाई दे रहा है। प्रकाश की किरण वायु माध्यम से जल के माध्यम में इस प्रकार से जाती है कि आपतन कोण x और अपवर्तन कोण y कहां से जा रही है, वायु के माध्यम से जल में जा रही है, ऐसे लिखा है ना। सिर्फ आपतन कोण, इन्होंने जल का अपवर्तनांक भी दे दिया 1.3 और हवा का अपवर्तनांक तुम्हें पता है लगभग 1। इस प्रकार से जाती है कि आपतन कोण x, यहां पर एंगल x है, और अपवर्तन कोण y, तो बताओ साइन y बटे साइन x, साइन y बटे साइन x बताना है। तो क्या नियम बताया था, जब 1 से 2 में जाए तो μ1 इंटू साइन x बराबर μ2 इंटू साइन y। बोलो, बोला था नहीं बोला था। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है साइन y बटे साइन x। तो जब तुम यहां से साइन y ऊपर रखोगे, साइन x नीचे रखोगे, तो 1/1.33 आ जाए, 1.3 आ जाए, ठीक। मतलब मैं आपको जस्ट ये बताने वाला हूं कि किस तरह से हमारे सवाल सॉल्व किए जाते हैं, है ना। तो ये आया हुआ सवाल है, आप ऑब्वियस सी बात है देख रहे हैं, है ना। एक सवाल मैं और लेता हूं आने वाला, इसलिए लेता हूं क्योंकि ये दोनों सवाल मैंने अपने क्वेश्चन में नहीं लिए हुए थे, बाकी जो दिखाए थे वो लिए हुए थे, इसलिए 2 सवाल मैंने यहां ले लिए। अब जैसे वाला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, वो जो मैंने इधर लाइनें बताई थी ना कि आपतन और परावर्तन में, अपवर्तन और परावर्तन में क्या चीज बराबर होती है क्या नहीं, बोल रहा था ना, उसी पर सवाल। अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, बिल्कुल एकदम सही। माध्यम अलग करोगे प्रकाश की चाल अलग हो जाएगी, ये हमारा सही है। दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होती है, बिल्कुल एकदम सही। लाल के लिए अलग होती है, नीले के लिए अलग। आपतन और अपवर्तन कोण बराबर होता है, कितनी गंदी बात इन्होंने बोली, देखो। आपतन के साथ अपवर्तन कोण को बराबर कर रहा है, आपतन के साथ परावर्तन कोण बराबर होता है।
आई और आर जो रहते हैं उसमें आर परावर्तन कोण होता है, जबकि यहां आपतन और अपवर्तन कोण बराबर टेढ़ा नहीं सर, बराबर नहीं होते। आपतित टेढ़ अपवर्तित टेढ़ आपतन पृष्ठ एक ही तल पर होते हैं, ये देखो ये बात सही है। प्रश्न जो था वो बोल रहा था कि कौन सा गलत है, तो गलत हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अरे बोलो, तो ये 2 सवाल मैंने इसलिए सॉल्व कराए क्योंकि मेरे टाइपिस्ट साहब ने है जो मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके दिए, टाइप करके दिए, उसमें ये 2 सवाल नहीं थे, तो मैंने कहा चलो इसको ले लेते। अब आपके पास सिर्फ 5 मिनट है, 5 मिनट में हम 25 सवाल 20 सवाल जितने भी हैं फटाफट सॉल्व कर लेते हैं और क्लास का दिन करते हैं, है ना। चलो आगे, ये आरआरसी ग्रुप डी 2022 का सवाल है। सवाल क्या है, 1 2 3 के अपवर्तनांक लिखे हैं, चाल भी लिखा है, तो बताइए उनके बीच कौन सा सही संबंध है। आपको पता है कि जो भी हमारा चाल होता है वो अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। तो जिसका अपवर्तनांक सबसे कम, देख लो ये अपवर्तनांक क्या है, सबसे कम है, तो यह अपवर्तनांक सबसे कम है, तो जिसका अपवर्तनांक सबसे कम वो स्पीड हमारी सबसे ज्यादा होगी। मतलब कितना आसानी से हम सवाल सॉल्व करेंगे, देखते रहिए। तो सबसे ज्यादा V3 होना चाहिए, और V3 सबसे ज्यादा 80 ऑप्शन में, खेल खत्म। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। ये लीजिए, ये भी आरआरसी ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। देखो 1 2 3 के अपवर्तनांक लिखे हैं, V1 V2 V3 के बारे में संबंध बताओ। फिर वही सेम कहानी, फिर वही सेम कहानी, जिसका अपवर्तनांक सबसे कम है ना। अब ये पहले नंबर पे 1 वाले माध्यम का है, तो जिसका अपवर्तनांक सबसे कम वो स्पीड हमारी सबसे ज्यादा, ठीक है, वो स्पीड सबसे ज्यादा। तो V1 सबसे ज्यादा होगा, और V1 सबसे ज्यादा हमारा 8 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा एक बात बताओ, इससे ज्यादा क्या समय देने की मुझे जरूरत है क्या। देखो अगर मैं यूट्यूब की क्लास में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पढ़ाता तो मैं इसकी एक्सप्लेनेशन लिखता। अरे यार मैं तुम्हें एकदम धुरंधर बना चुका हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो अभी भी क्या मैं एक्सप्लेन करूं इसको, बेकार यार। ये देखिए सी और म्यू में संबंध पूछ रहा है। क्या बताया था मैंने, फॉर्मूला था कि V बराबर होता है C बटे म्यू, V बराबर C बटे म्यू। आप या फिर V बराबर C बटे म्यू। अब देखो C बराबर पूछा जाए तो C बराबर जो है इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई में नहीं है। V बराबर म्यू बटे C लिखा है, गलत है ना। C बराबर इन दोनों का मल्टीप्लाई में नहीं है। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा पूरी तरह सही है, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही। नेक्स्ट लो, अपवर्तनांक का आरोही क्रम बताइए। आरोही क्रम क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम बताइए। आरआरबी जेई 2019 के पेपर में आया बढ़ता क्रम, ठीक, बता देंगे। हमें तो अपवर्तनांक याद है यार, बताओ याद है नहीं याद है। कांच 1.5, हवा 1 मान लो या 0008 लिख लो, लो वाटर 1.3। हमें क्या करना है, बढ़ता क्रम बताना है। तो सबसे पहले एयर होना चाहिए, फिर वाटर होना चाहिए, फिर ग्लास होना चाहिए। ये लो ऑप्शन नंबर सी, ठहल रहा था। जितना मुझे समय लग रहा उससे कम समय तुम्हें लगेगा। चलो इधर आइए, इसको बताइए। हाँ वो जो मैंने सेंधा ईंधन अमट ये सब बताया था, याद है, सेंधा नमट का अपवर्तनांक ये सब बताया था, याद है। उसके लिए क्यों बताया था, क्योंकि ये सवाल आरआरसी ग्रुप डी 2018 का सवाल था, इसलिए मुझे बताना पड़ा है। चलो मैं एक बार ट्राई करता हूं। आप सब लोग क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है ना, किसको याद है। आप मुझे 5 का ए आंसर होगा, 5 का बी आंसर होगा, कि 5 का सी आंसर होगा, कि 5 का डी, इस तरह से कमेंट सेक्शन में जल्दी बता दो। मैं समझ जाऊंगा कि आपने अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से समझा है। तब तक मैं पानी पी लेता हूं, और तब तक आप लोग एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दो। और एक काम करना, अभी जब क्वेश्चन खत्म हो जाए, क्लास खत्म हो जाए, तो जब कमेंट बॉक्स खुले तो सारे बच्चे कमेंट सेक्शन बता देना कि सर आपका कंटेंट कैसा था। मैं पीपीटी से नहीं पढ़ाता हूं, पीपीटी वाले सर हैं जो हर चीज को पीपीटी उतार के लाते हैं, नहीं भाई, मैं आपको लिख के बताता हूं, याद करके बताता हूं। मैंने कहा ना कहीं 0003 भी मिलता है, 0003 0002 तो नहीं सही है, उस पर आप मत जाइए, है ना। चलो हो गया सी, चलो इधर आइए यार, ठीक है। सबसे पहले बर्फ का मैंने कितना कहा था, 1.31, ठीक। फिर इसके बाद बेंजीन का मैंने कहा था 1.50, रॉक सॉल्ट 1.54 है, और कैरोसिन का मैंने कहा था 1.44। सर इन्होंने क्या बोला है, बढ़ता क्रम पूछ रहा है, तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले आइस होना चाहिए था। देख लो
बढ़ते टर्म में सबसे पहले क्या होना चाहिए, आई सबसे छोटा। मतलब इससे आसान कोई टेक्निक हो ही नहीं सकती, है ना। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ये लीजिए, इसको बताइए छठवा। सर छठवा नंबर सवाल ये है कि दो पारदर्शी माध्यम ए और बी जिनमें प्रकाश की चाल लिखी है और ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक पूछ रहा है। कितना बच्चों का सवाल है ना, किसके सापेक्ष, सर ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक पूछ रहा है। क्वेश्चन देखिए, ए के सापेक्ष बीटा, तो सर ए के सापेक्ष बीटा पूछ रहे हो ना, चाल दी रही है तो चाल में उल्टा हो जाएगा, स्पीड उल्टी होती है तो ए की स्पीड ऊपर रखनी पड़ेगी, बी की स्पीड नीचे। भाई स्पीड में तो उल्टा होता ना। सर ए की स्पीड कितनी है, 2 गुणे 10⁸, तो हम 2 ही लिखे, कोई दिक्कत नहीं, 10⁸ रो मारो गोली। बी की स्पीड में कितना लिखा है, 2.25। ओके, अब आप बताओ इसका जो सही आंसर आएगा वो कितना आएगा। सर ये तो हमारा साफ साफ पता चल रहा है कि 8 से छोटा है और 8 से छोटा हमारा ऑप्शन नंबर सी है। अरे टाइम स्टेट कर दी क्या, ए और बी की स्पीड दी रही है तो ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक देख लो पहले, ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक, ए के सापेक्ष बीटा, तो ए की स्पीड ऊपर बी के नीचे। ए की स्पीड कितनी है, 2 गुणे 10⁸, 2.25 गुणे 10⁸। सी आंसर सही है। कहां 1.125 आ रहा है भाई, है लॉजिक भूल रहे क्या। ये लीजिए, ऐसे उड़ा देंगे सवाल को। लिखा है किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है, माध्यम में प्रकाश की चाल बताइए, तो क्या करोगे, 3 गुणे 10⁸ में 1.5 का डिवाइड करा दो, 2 आ जाएगा, और 2 वाला आंसर ऑप्शन नंबर बी है। खेल खत्म। ये लीजिए, इसको बताइए। अरे क्या लिखा है, लिखा है यदि प्रकाश की कण पानी से कांच में जा रही है तो निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। देखो कहां से कहां जा रही है, समझना बात को, पानी से कांच में। तो मैंने आपको बताया जब पानी से कांच में जा रही है तो आवृत्ति तो कांस्टेंट रहेगी, ऑब्वियस सी बात है। आवृत्ति कैसे रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, है ना। लेकिन जब पानी से कांच में जा रही है तो बच्चों विरल माध्यम से सघन माध्यम जा रही है, और जब विरल से सघन जाती है तो मेरे भाई अपवर्तनांक बढ़ता है और प्रकाश की चाल घटती है। ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही आंसर हो जाएगा, प्रकाश की चाल घटेगी। चलो आगे बढ़े, स्पीड में आंसर देते रहिए। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा समय देने की आप लोगों को जरूरत है, इसलिए क्योंकि मैं आपको पूरा कंटेंट दे चुका हूं। 4 अपवर्तनांक ए बी सी डी लिखे हैं, किस पदार्थ में प्रकाश की चाल अधिकतम होगी। प्रकाश की चाल अधिकतम खोज रहे हो मार साहब, तो अपवर्तनांक न्यूनतम ले लो, तो जहां पर अपवर्तनांक न्यूनतम होगा वहीं पर प्रकाश की चाल अधिकतम होगी। अरे तो अपवर्तनांक न्यूनतम है, प्रकाश की चाल अधिकतम होगी। अपवर्तनांक न्यूनतम है, प्रकाश की चाल अधिकतम होगी, है ना। हाँ, यहां पर एक एंगल आया है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, ज्यादा नहीं, हालांकि सिर्फ फॉर्मूलेट ही है। इसमें एक एंगल पूछ रहा है क्रिटिकल एंगल साइन सी। ठीक बच्चों, सीधी सी बात यह है कि जो भी हमारा साइन सी होगा, क्रिटिकल एंगल होगा, उसके लिए एक फॉर्मूला याद कर लो, विरल माध्यम का अपवर्तनांक ऊपर और मेरे भाई सघन माध्यम का अपवर्तनांक नीचे, अगर अपवर्तनांक दिया गया है तो। अच्छा सर, अगर वेलोसिटी दी जाती है तो उल्टा कर दीजिए, वेलोसिटी सघन माध्यम के ऊपर, विरल माध्यम की वेलोसिटी नीचे, उल्टा कर रहा है। और अगर लेमडा दिया जाता है तो लेमडा और वेलोसिटी एक दूसरे के समानुपाती होती है, तो लेमडा सघन माध्यम का ऊपर और लेमडा विरल माध्यम के नीचे। ठीक, तो यह फॉर्मूला वैसे किसी भी क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण को निकालने का फॉर्मूला होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन में। लेकिन मार साहब मैं आपको पहले बता दूं, इस फॉर्मूले की कोई जरूरत ही नहीं है, मत याद करो यार, छोड़ो। देखो प्रकाश की किरण कांच से किसमें जा रही है, पानी में। ओके, कांच का अपवर्तनांक कितना होगा, 3/2। पानी का अपवर्तनांक कितना होगा, 4/3। तो हम लोगों को क्रांतिक कोण बताना है। तो बच्चों साइन सी जो भी होगा, भाई एक बात बताओ, जो साइन का एंगल होता है वो क्या होता है, साइन का एंगल हमेशा 8 से छोटा होता है। बोलो 8 से छोटा होता है नहीं होता, तो 8 से छोटा लाना है सर, तो छोटा ऊपर रखिए, बड़ा नीचे। इनमें छोटा हमारा 4/3 है और बड़ा हमारा 3/2 है, तो बस
छोटा ऊपर टोटी एंगल साइन हमेशा 8 से छोटा होता है, तो साइन सी 8/9 आ जाएगा, है ना। साइन सी हमारा 8/9 आ जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक, क्या करना है बताओ, मैं कह रहा हूं 8 से छोटा होता ही नहीं होता, बोलो लगाओ जरा इसको। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लिखी हुई है, तरंग दैर्ध्य लिखी है इस बार, और क्रांतिक कोण पूछ रहा है, कहना तुम्हें कुछ भी नहीं याद है, कुछ भी नहीं याद है। अरे साइन सी होता है ये तो पता है। सुदीप मैं भी एक बार चेक कर लेता हूं, 70 मिस्टेक हो रही, चेक कर लेता हूं। साइन सी 8 से छोटा, 8 से छोटा लाना है तो छोटा वाला 3500 ऊपर रख दीजिए और बड़ी वाली तरंग दैर्ध्य 7000 नीचे रख दीजिए, 8/2 आ जाएगा। और 8/2 बताइए किसका होता है, 30 डिग्री। खेल खत्म, ऑप्शन नंबर बी। मतलब ऐसा नहीं कि मैं आपके माइंड में किसी तरह का प्रेशर डालने वाला हूं, मैं तो आपको पूरा का पूरा अपना ज्ञान आपके ऊपर उड़ेल दूंगा, ठीक है। प्रकाश का वेग किसने नापा था, रोमन ने, सन 1676 ईस्वी में। ये लिए किस माध्यम में तापमान की वृद्धि के साथ प्रकाश की चाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना बढ़िया सवाल है। जैसे कि मान लीजिए तुम्हारे पास ये कोई माध्यम है ना, आप बताओ अगर इस माध्यम का मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूं तो मेरे भाई जब भी कभी किसी माध्यम का तुम टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो वो फैल जाएगा, अर्थात माध्यम विरल हो जाएगा। विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है और वेलोसिटी ज्यादा होती है। तो किसके बारे में पूछ रहा है, प्रकाश की चाल के बारे में पूछ रहा है, बढ़ा दो बढ़ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए, है ना। चलो आ रही है नेक्स्ट। हाँ ये बढ़िया सवाल है, ये थोड़ा बढ़िया क्वालिटी का सवाल है। हालांकि ये सवाल जो आया है वो टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पेपर में है, लिखा नहीं लेकिन ग्रेड 3 का क्वेश्चन है। ध्यान सुनो, क्या माध्यम ए से जब माध्यम बी की ओर जाती हुई प्रकाश की किरण अवलंब की ओर झुकती है, सिर्फ इतनी लाइन को पढ़िए, पूरा सवाल इसी से सॉल्व हो जाएगा। जब ए से बी जा रहे हैं तो प्रकाश की किरण अवलंब की ओर झुक रही है, ए से बी जा रहे हैं तो प्रकाश की किरण अवलंब की ओर झुक रही है, अवलंब की ओर झुक रही है, अवलंब की ओर झुक रही है ए से बी जाने पर, तो इसका मतलब ए तुम्हारा विरल माध्यम हो जाएगा मेरे भाई, और बी तुम्हारा सघन माध्यम हो जाएगा क्योंकि अवलंब की ओर झुक रही है। बस यहीं से पूरा सवाल खत्म, है ना। चलो बताओ, पहला क्या लिखा है, माध्यम ए माध्यम बी की तुलना में सघन है, ए डेंसर है, गलत, ए विरल है, ए डेंसर नहीं है, गलत हो गया, ए आंसर गलत है। लो भाई अब ए आंसर गलत तो पूरा कैलकुलेशन में तो ए भरा पड़ा है, तो बी उत्तर सही हो जाएगा। मतलब हमें सही बताना है ना, देखो क्या आ रही है। अब उसको भी देख लेते, ए में प्रकाश की चाल बी की तुलना में अधिक है। अब ए अगर विरल है तो इसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होगी, ए बी सघन है तो प्रकाश की चाल कम होगी, तो ए में प्रकाश की चाल बी की तुलना में ज्यादा है, सही है। बी का अपवर्तनांक ए के अपवर्तनांक से अधिक है, ये भी सही है क्योंकि ये सघन है ना, और सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, ज्यादा होता है, वो भी सही है, बराबर भी ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि लंबे लंबे स्टेटमेंट वाले सवाल सॉल्व नहीं होंगे। अच्छा ये सवाल हमारे ग्रुप डी की परीक्षा में आया हुआ सवाल था, ओके। ये सवाल ग्रुप डी की परीक्षा में आया हुआ सवाल है, लिखा हुआ है कि प्रकाश की किरण हवा से 1.4 के अपवर्तनांक वाले फाइबर ऑप्टिक्स में प्रवेश करती है। प्रकाश की किरण कहां से कहां प्रवेश करती है, हवा से फाइबर में। ध्यान से सुनना, हवा से किसमें प्रवेश करती है, फाइबर में, ठीक। बच्चों हवा का अपवर्तनांक तुम्हें पता है 1 है, और फाइबर का जो अपवर्तनांक इन्होंने दिया है वो 1.45 है। आगे सुनो, फिर लिखा है आपतन कोण। देखिए आपतन कोण यानी यहां पर जो एंगल आई लिया जाएगा बच्चों वो 22 डिग्री है। तो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर अपवर्तन कोण आर आप लोगों को बताना है। ये ग्रुप डी का सवाल है, आप जाते देख लेते चाहे। हाँ सुदीप मैं चेक कर ले रहा हूं, 6 नंबर 1 मिनट रुक जाइए, खत्म हो जाने दीजिए, मैं 2 मिनट चेक कर ले रहा हूं, है ना। तो कैसे लगाते हैं, स्नेल का नियम लगाना पड़ेगा तुम लोगों को। हवा से चल रही है तो हवा का अपवर्तनांक 1 इंटू साइन बाई 22 डिग्री बराबर, हवा से फाइबर में रही है तो फाइबर का अपवर्तनांक 1.45 इंटू आर, ठीक है। अब यहां पर हमें किसकी वैल्यू चाहिए, सर हमें चाहिए वैल्यू आर की, तो आर की वैल्यू निकाल लिए। तो अब आर की वैल्यू जो निकलेगी वो साइन 22 की वैल्यू और डिवाइड बाई
1.45 की वैल्यू जब इस पूरे डेटा को सॉल्व किया जाएगा तब कही जाती है आर निकलेगा। अब रेलवे ग्रुप डी में जब ये सवाल आया तो बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन भी उठाया कि भाई साहब साइन 22 की वैल्यू तो हम लोगों को पता ही नहीं होती है। बताइए क्या साइन 22 की वैल्यू आप लोगों को पता है? कहना नहीं पता है, लेकिन कई सारे लोग साइन 22 की वैल्यू याद भी करते हैं। इन्होंने 22 डिग्री जो लिखा हुआ है कई सारे लोग साइन 22.5 की वैल्यू याद करते हैं ना। तो रेलवे ने इस पूरी कैलकुलेशन का जो आंसर दिया है और निकाल के भी देख लीजिए तो लगभग 14.99 के आसपास ही आएगा। तो ये पिछली बार रेलवे की गलती थी। हालांकि ये क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी का भी सवाल है, ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है। तो इनको ना कुछ ऐसा डेटा सेट करना चाहिए था जिससे कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो। कोई बात नहीं, आप इसको जो है समझ रहे होंगे कि कैसे ये लगाया गया है ना। चलो नेक्स्ट क्या लिखा है? 50 कण अपवर्तनांक n1 वाले माध्यम से n2 माध्यम में यात्रा करती है। तो बताइए साइन आई बटे साइन आर क्या है ना। देखो n1 से n2 में यात्रा कर रही है तो n1 साइन आई करना पड़ेगा आप लोगों को, और n2 में यात्रा कर रही है तो n2 साइन आर करना पड़ेगा, यही तो करना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में जो पूछ रहा है वो तुमसे पूछ रहा है साइन आई ऊपर साइन आर नीचे, तो इसका आंसर n2 बटे n1 होगा। ये भी पिछली बार आया हुआ सवाल है। तो ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही उत्तर है। मैंने कहा ना वो n1 μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर, यही वो कॉन्सेप्ट है जो आपको कभी धोखा नहीं देगा। बाकी सब चीजें आप लोगों को धोखा दे सकती है। बर्फ का अपवर्तनांक बताइए सर, कितना आसान सवाल है। 1.31 याद करो, बर्फ का 1.31, पानी का 1.33, कुछ याद आ रहा है? अल्कोहल का 1.36। ओके 18वां एक और सवाल। ये सवाल हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन में है ना, और बहुत बढ़िया अच्छा सवाल है, बहुत क्वालिटी का सवाल है। एक बार देखिए ट्राई करते। लिखा है माध्यम आई और आर के बीच एक संबंध दिखाया गया है। ठीक है, यदि माध्यम में प्रकाश की चाल एनसी है, माध्यम में प्रकाश की गति एनसी है, तो एन बताइए क्या है। ठीक, मैं फिर से बता रहा हूं, इन्होंने माध्यम में प्रकाश की गति एनसी कह दी। एनसी सी आपको सबको पता है सी क्या होता है, तो एन की वैल्यू बता दी। क्या बता रहा? एन की वैल्यू। अब कैसे निकलेगा सर? सबसे पहला काम क्या करते हैं कि पहले काम यहां से स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहां से हम लोग क्या करते हैं कि इस ग्राफ की स्लोप निकालते हैं जो दिया गया है। स्लोप हमेशा जो होती है बच्चों, स्लोप हमेशा दा रखना y वाला ऊपर होता है, y वाला साइन आर ऊपर होगा, x वाला नीचे होगा, साइन आई नीचे होगा, और स्लोप का मतलब tan थीटा होता है, तो tan थीटा हमारा स्लोप हो गई tan 30। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है ना। अब आ जाएगा सुनो बच्चों, साइन आर ऊपर साइन आई नीचे है ना। tan 30 कितना होगा सर? tan 30 1/√3 होगा। ओके सर मैं इसको उल्टा कर दे रहा हूं, उल्टा कर दिया तो बताइए साइन आई ऊपर साइन आर नीचे, दोनों को उल्टा कर दिया तो ये भी उल्टा करेंगे तो √3 है ना। सर साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर, ये हमारा बन जाएगा अपवर्तनांक म्यू। तो यहां से ये क्लियर हो गया कि अपवर्तनांक म्यू की वैल्यू √3 है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया ना, म्यू की वैल्यू √3 है। आ जाइए बच्चों, प्रकाश की माध्यम में स्पीड v, तो याद करो प्रकाश की माध्यम में स्पीड v का फॉर्मूला होता है c बटे म्यू। याद आया कुछ? c बटे म्यू। इन्होंने nc बोला हुआ है, कोई बात नहीं, हमने v का फॉर्मूला c बटे म्यू लगा दिया, c से c कैंसिल। अच्छा सर म्यू की वैल्यू 1/√3, तो म्यू की वैल्यू 1/√3 कर दिया, तो यहां से ये n की वैल्यू आ जाएगी है ना। या यहां समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो n की वैल्यू आ रही। अब n की वैल्यू निकालनी है, तो n की वैल्यू जरा देखिए, तो 3 हमारा ऊपर जाएगा, तो 3 की पावर -1/2, 3 की पावर -1/2, ऑप्शन नंबर डी सवाल रसीद। ठीक है, चलो एक यहां से 18 क्वेश्चन मैंने आपको पूरे सॉल्व करा दिए। एक बच्चा 6वें क्वेश्चन में थोड़ा ऑब्जेक्शन कर रहा था, मैं एक बार फिर से देख लेता हूं। तो ये ऐसा तो ये गलत हो गया, कोई बात नहीं। क्या लिखा है? द स्पीड ऑफ लाइट टू ट्रांसपेरेंट मीडियम 2×10⁸ और बी की है 2×10⁻2.25 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विद रिस्पेक्ट टू मीडियम बी। माध्यम ए का, अरे यार यहां मैंने उल्टा लिख दिया था, माफ करना, ये उल्टा है ना। देखो यहां पढ़ने में उल्टा है, माध्यम ए का माध्यम बी के सापेक्ष उल्टा लिख दिया। ठीक है, सुनो ध्यान से, इसलिए कैलकुलेशन उल्टा।
माध्यम एटा माध्यम बी के सापेक्ष, भैया बी के सापेक्ष पूछ रहा है ना, तो बी नीचे हो रहा है, ए ऊपर हो रहा, इसमें मैंने वो चीजें गलत पढ़ ली। फिर से देखो, माध्यम एटा माध्यम बी के सापेक्ष, बी नीचे ए ऊपर, तो स्पीड में बी ऊपर ए नीचे, है ना। बी की स्पीड में 2.25 आया है और ए की स्पीड में 2 आया है, तो वैल्यू जस्ट 8 से थोड़ी बड़ी आएगी। बोलो भाई, वैल्यू 8 से थोड़ी बड़ी आएगी, और 8 से थोड़ी बड़ी हमारी ऑप्शन नंबर बी है। समझ में आ गया? एक बार बता दो जल्दी से कमेंट में करके, समझ